हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आपने बाकी मॉडल पेपर्स अच्छे से देख लिए होंगे। अब हम बात करेंगे असेसमेंट एंड मेजरमेंट के मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं उस पर। एजुकेशन मेजरमेंट रेफर टू एनी डिवाइस फॉर द जनरल स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग स्केलिंग एंड अप्राइजिंग द आउटकम। सो ये देखिए कि यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसा एजुकेशनल मेजरमेंट जिसमें हम टेस्टिंग भी करते हैं, स्केल करते हैं और उसके बाद प्राइस करते हैं यानी अप्रेजल भी करते हैं उसका, उनके आउटकम्स के बारे में। तो ये एजुकेशनल प्रोसेस में होता है, क्योंकि हमने जो मेरी रिमेनिंग वीडियोस हैं आपने देखे होंगे कि वहाँ पर हमने एजुकेशन डेवलपमेंट का एक प्रॉपर प्रोसेस पढ़ा था जो डिज़ाइन से स्टार्ट होकर इवैल्यूएशन पर ख़त्म होता है। इसी तरह हमने एजुकेशन सेक्टर्स की बात की, एजुकेशन स्ट्रक्चर की भी बात की और एजुकेशन मॉडल्स की भी बात की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम टेस्टिंग एंड स्केलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन प्रोसेस में करेंगे और ये जनरल स्टडी की बात भी की जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द एलोकेशन ऑफ स्कोर्स टू द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड और लर्निंग एट स्कूल इज कॉल्ड। देखिए एलोकेशन जब हम किया जाता है स्कोर का तो आपको पता होना चाहिए कि हम 80/100 का अगर स्कोर एलोकेट कर रहे हैं तो वो हम एजुकेशनल मेजरमेंट में ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंटरप्रेट करेंगे डाटा को तो वो एजुकेशनल असेसमेंट के अंदर आ जाएगा कि अगर हमने इंटरप्रेट किया कि वो बच्चा किस लेवल पर है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एजुकेशनल असेसमेंट होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जब हम एलोकेट कर रहे हैं स्कूल तो यहाँ पर एजुकेशनल मेजरमेंट ही की बात होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी इज़ आल्सो कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट। अब ये क्या होता है टेस्ट रीटेस्ट? हमने पढ़ा, ये जितनी भी टाइप्स हैं ये सारी के सारी ये रिलायबिलिटी के टाइप हैं, जिसमें टेस्ट रीटेस्ट भी है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है, इंटरेटर रिलायबिलिटी भी। तो टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है कि हम स्टेबल क्वेश्चनिंग जब देते हैं तो हम स्कोर की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि बच्चे ने अगर 50/100 या 50/50 लिया था, अगेन जब हमने उसे रीटेस्ट दिया तो तब भी उसका यही स्कोर आया। ठीक है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ डन फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये याद रखिएगा, जो असेसमेंट आइडेंटिफाई करती है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को तो वो डायग्नोस्टिक होती है। जब हम किसी भी काम के स्टार्ट में बच्चे की असेसमेंट लेते हैं या किसी बड़े की असेसमेंट लेते हैं या किसी भी जॉब के स्टार्ट में कोई असेसमेंट लेते हैं तो वो प्लेसमेंट होती है, जो कि आपका स्किल जो आपके पास ऑलरेडी है तो उसके बारे में असेसमेंट होती है। और फॉर्मेटिव ड्यूरिंग असेसमेंट होती है जब आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान में, या जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस दौरान में जो होगी वो आपके पास कौन सी होगी, वो फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ डन ड्यूरिंग स्टडीज़। कि कौन सी जो असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग स्टडी होती है, तो अभी हमने बात की तो फॉर्मेटिव होती है। द मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस प्रोवाइड फीडबैक टू रीइंफोर्स एंड करेक्ट लर्निंग एरर्स इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट। कहाँ पर करते हैं कि जहाँ पर हम करेक्ट कर सकते हैं अपने लर्निंग एरर्स को तो ऑब्वियसली फॉर्मेटिव होती है, क्योंकि ये ड्यूरिंग में होती है जहाँ पे हम फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद फीडबैक देने के बाद हम उसको रीइंफोर्स भी करते हैं। देखिए जब हमने एंड कर लिया किसी भी चीज़ का तो रीइंफोर्स करने का फ़ायदा नहीं है, तो इसका मतलब है सबमिटिव नहीं होगी। और प्लेसमेंट से में हम रीइंफोर्स कर नहीं सकते, तो इधर से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि यहाँ पर हम फॉर्मेटिव ही की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन डन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो समिटिव इवैल्यूएशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट जो होती है परफॉर्मेंस विच इंटरप्रेट एन इंडिविजुअल्स रिलेटिव स्टैंडिंग इन सम नॉन ग्रुप। अच्छा, ये जो नॉर्म ग्रुप्स जो होते हैं, ये नॉर्म रेफरेंस जो टेस्ट होते हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, ये 2 टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जो कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के दरमियान में हो रही होती है। तो नॉर्म्स क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसमें हम इंटरप्रेट करेंगे इंडिविजुअल्स को, जो उनकी स्टैंडिंग पोजीशन है कि वो अपने ग्रुप में कहाँ पे खड़ा है, तो वो क्या होगी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। मिसाल के तौर पर वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, बॉटम पर है, ये टॉप पर है, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, नॉर्म रेफरेंस। अब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस ये होता है कि हमने एक क्राइटेरिया पर बच्चे को जज करना है कि मिसाल के तौर पर हम एक टेस्ट लेते हैं बच्चे से साइंस के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी लॉ का या मैथ के किसी भी लॉ का हमने टेस्ट लिया बच्चों से, वो हमारा स्टैंडर्ड था। अगर बच्चे को वो आ गया तो इट्स मीन वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करेंगे जी, आइटम डिफिकल्टी एनालिसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर।
जो आइटम डिफ़िकल्टी एनालिसिस होते हैं उसमें हम अचीवमेंट टेस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी देख सकते हैं। और जो हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं मेजर कर सकता हम आइटम डिफ़िकल्टी में, वो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट में हमें साइकोलॉजिकली और बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो करने होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग लेक्चर इट इज़ कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट। तो क्या होगा जी इनअप्रोप्रिएट? तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो लेवल है वो इनअप्रोप्रिएट होगा, साइकोलॉजिकल का कोई ताल्लुक नहीं है और गाइडेंस का भी कोई ताल्लुक नहीं है। द एक्सटेंट टू विच वी कैन जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ स्टडी, कि जब हम किसी भी चीज़ को जनरलाइज करते हैं, यानी कि जो हमारी स्टडी हमने की है, कोई रिसर्च हमने की है, उसको हमने जनरलाइज कर लिया टू अदर पार्टिसिपेंट इस कॉल्ड, तो ये क्या होगी, एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। कि हमने क्या कर लिया कि हमने एक स्टडी को जज किया है, जनरलाइज किए हैं उसके रिज़ल्ट को, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। The term that refer to a judgment of the extent to which scores from a test can be used to infer or predict the examinee's performance in some activity। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि अगर प्रिडिक्ट किया जाए किसी भी चीज़ को, एग्जामिन किया जा रहा है परफॉर्मेंस इन सम एक्टिविटी, तो ये क्या होगा कि पहले से हमने क्या किया है, स्कोर फ्रॉम टेस्ट कैन बी यूज टू इन्फर, कि जो भी आपके पास टेस्ट का स्कोर आ रहा है उसको हमने क्या करना है जजमेंट के लिए, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको देख के कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करनी है, कुछ एग्जामिन करनी है। तो ये कौन सी चीज़ें होंगी, अभी हम बात की थी, ये क्राइटेरियन वैलिडिटी होगी, कि हमने एक क्राइटेरिया रख लिया और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमने सेट आउट की हैं कि किस तरह से हमने ये काम करना है। तो हमने रिज़ल्ट को देखा, फिर प्रेडिक्शंस की, और जो रिज़ल्ट आए उनको हमने एनालिसिस किया, एग्जामिन किया, उसकी परफॉर्मेंस देखी, तो वो क्या हुआ, हमारी जो मेन हमारा क्राइटेरिया था उस पर पूरा उतरा, तो इट्स मीन वो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी हो गई। द स्पेमन ब्राउन फार्मूला जो होता है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी की बारे में हमें बताता है, उसका एस्टिमेशन देता है। द एक्सटेंट टू विच द सेम रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब दोबारा बार बार एक ही रिजल्ट आते हों, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज टर्म एज स्टेबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हम कंसिस्टेंसी की बात यानी रिलायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। सेम रिजल्ट डजंट मीन कि आपको सिर्फ आप वहाँ देखेंगे रिलायबिलिटी मीन कि जब एक क्वेश्चन में, एक पेपर में, एक उसमें आपको एक सेम रिजल्ट मिलता है, कंसिस्टेंट स्कोर मिलता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है ऑब्टेन्ड ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये स्टेबिलिटी की बात हो जाएगी। द स्टेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ मेजरिंग टूल इज डिराइव्ड थ्रू प्रोसीजर्स इवेल्युएट। तो ये क्या करेगा, टेस्ट रीटेस्ट क्यों करेगा, कि ये थ्रू प्रोसीजर्स आया है ऐसा इंडेक्स जो स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा, उसे इवेल्युएट करेगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे।